वो 14 दिन जेल में रह के आए हैं, कोलकाता जेल में। क्या सब्सक्राइबर है वो हमारे साथ जुड़े टेलीफोनिकली अब पास आएंगे, पर मेरे देखने में आया कई बार डायरेक्ट भी पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं, थाने में रख लिया। उसके बाद क्या नियम है, नेक्स्ट डे उसको जज साहब के सामने पेश किया जाएगा उस कोर्ट में जहां से उसके नॉन अवेलेबल वारंट इशू हुए थे। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आज हमारे साथ एक दिल्ली से हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो हमारे साथ जुड़े टेलीफोनिकली। अभी वो 14 दिन जेल में रह के आए हैं, कोलकाता जेल में। क्या कारण है कि वो कलकत्ता जेल में चले गए? लोन डिफॉल्ट होने के कारण। लोन डिफॉल्ट होने में क्या कारण है कि जेल का प्रावधान हो गया? साथियों, सबसे पहले तो अगर आप कोई भी लोन लेते हैं किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के, क्रेडिट कार्ड को तो छोड़ के या गोल्ड लोन को छोड़ के, गोल्ड लोन में कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी चेक नहीं लेती, ना ही क्रेडिट कार्ड में कोई बैंक या एनबीएफसी कंपनी चेक लेती है, और ऑनलाइन में भी ज्यादातर चेक का रिवाज नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई ऑफलाइन लोन लिया है, आपने पर्सनल लोन लिया है, बिजनेस लोन लिया है, दुकान मकान जमीन जायदाद फैक्ट्री कारखाने का लिया है, स्कूटर मोटरसाइकिल कार जीप ट्रक बस का किसी चीज का लोन लिया, तो आपने उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी को चेक दिए होंगे एज ए सिक्योरिटी। उन महानुभाव ने भी चेक दिए थे। लेकिन मैं हर बार कहता हूं कि डायरेक्ट एफआईआर लॉज नहीं हो सकती, ना उनकी डायरेक्ट एफआईआर लॉज हुई, ना ही उनके घर डायरेक्ट पुलिस आई। अगर आप कानून की अवमानना करेंगे, कोर्ट की अवमानना करेंगे, तो आप दंड के अधिकारी हैं, मतलब आपको जेल की सजा हो सकती है, पुलिस भी आपके घर आ सकती है। साथियों, अब क्या होगा? उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने जहां से भी उन्होंने लोन लिया, उनकी हेड ऑफिस था कलकत्ता, जिसको आजकल कोलकाता कहते हैं, वेस्ट बंगाल में। उसने वो चेक बाउंस करवा दिया। वो आदमी दिल्ली का रहने वाला है, कलकत्ता बाउंस करवा दिया। अब नियम क्या है कि जहां पे भी चेक बाउंस होएगा, और जो वो बैंक है उस शाखा में ही तो, बैंक में तो चेक बाउंस होएगा, घर किसी फैक्ट्री के अंदर तो चेक बाउंस नहीं होता, बैंक में होएगा। तो वो बैंक जिस भी कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है, उसी कोर्ट के अंदर केस रजिस्टर्ड होएगा। कोर्ट के अंदर, थाने या चौकी के अंदर नहीं, कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर। अब उसका नियम क्या है, क्या धाराएं आपके ऊपर लगाएंगे? ये लगाएंगे 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जो 1881 में ब्रिटिश काल में बनी थी, जिसको शॉर्ट में एनआईए एक्ट भी बोलते हैं, या 138 भी बोलते हैं, या सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं। अब उस बैंक की एनबीएफसी कंपनी ने वो चेक बाउंस करवा दिया। वहां पे चेक बाउंस का नियम क्या है भाई? जब चेक आपका बाउंस होएगा तो कुछ कारण ये जरूरी नहीं है कि अनसफिशिएंट बैलेंस होने की वजह से ही आपका चेक बाउंस हो सकता है आपके साइन मिसमैच हो जाए, या आपने वो स्टॉप भी करवा दिया हो। अगर आपने वो स्टॉप करवा दिया तो भी क्राइम की श्रेणी में है। तो ये हो जाएगा अमानत में खयानत, कि भाई ये आदमी जानबूझ के पहले पैसे ले लिए, वादा कर दिया, और अब इसने वो चेक को हमारे स्टॉप करवा दिया, या इसी ऐसा उसको कभी स्टॉप ना करवाए। स्टॉप करवाना क्राइम की श्रेणी में है, लेकिन अगर आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हो रही है वो क्राइम की श्रेणी है। चाहे आपकी 25 ईएमआई डिफॉल्ट हो रही, उसको स्टॉप ना करवाएं। वो ज्यादा है, ज्यादा क्या करेंगे, माइनस में चले जाओगे, 500 करोड़ माइनस कर लेने दे यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हां, स्टॉप करवा दिया तो क्राइम की श्रेणी में है, लेकिन उन्होंने वो स्टॉप भी नहीं करवाया था, अनसफिशिएंट बैलेंस होने की वजह से वो चेक बाउंस हो गया। अब जब चेक बाउंस हो गया तो जो आदमी या बैंक या एनबीएफसी कंपनी चेक को लगाएगी बैंक में, तो बैंक उसको ही चेक वापस देगा, और साथ में लिख के देगा किस कारण से चेक बाउंस हुआ। तो उन्होंने लिख के दे दिया भाई अनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से हुआ। उसके बाद क्या नियम है, वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी उस आदमी के पास जो उनका कर्जदार है, उसके पास एक नोटिस भेजेगी। डायरेक्ट कोर्ट में भी केस दर्ज नहीं कर सकती चेक बाउंस होते ही। 1 महीने का उसको टाइम देगी, भाई 1 महीने के अंदर अंदर हमारे पैसे दे दो भाई साहब, आपका अनसेफ। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनली मीटिंग करना चाहते हैं,
आपका 2 करोड़ का लोन है, 5 का, 15 का, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, आपके पास किसी भी तरह का नोटिस आया, 13(2) का आया, 13(4) का आया, सिंबॉलिक पोजीशन का आया, फिजिकल पोजीशन का आया, या किसी भी तरह का आपके पास नोटिस आया, आप लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, वो सभी लेके आप मेरे साथ पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली सलाह ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। इसका क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं। अर्जेंट बैलेंस होने की वजह से या वट जो और कोई भी कारण हो, भाई इस वजह से आपका चेक बाउंस हो गया, हमारे पैसे नहीं मिले, आप हमारे पैसे दे दो। अगर आपने, उन्होंने चेक आपके पास नोटिस भेज दिया और आपको 15 दिन का वो टाइम देंगे, अगर उस 15 दिन में भी आपने उसके पैसे वो नहीं दिए तो वह उनके पास राइट्स आ जाते हैं, अधिकार आ जाते हैं आपके ऊपर केस दर्ज करने के। अब उन्होंने उनके ऊपर कोलकाता केस कोर्ट में केस दर्ज कर दिया। अब कलकत्ता कोर्ट में केस दर्ज हो गया तो यार सारे देश में एक ही कानून तो है, कोई कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही कानून है भाई, अलग अलग नहीं है। कुछ धाराएं ऐसी थी, कुछ एक्ट ऐसे थे जो जम्मू कश्मीर में हमारे देश के लागू नहीं होते थे, लेकिन अब मोदी साहब ने धारा 370 हटा दिया है, अब तो वहां भी यही सारे कानून लागू हो गए जो पहले वहां नहीं लागू थे। अब आप सारे देश के किसी भी कोने में यहां से बेच के अपनी प्रॉपर्टी जहां रह रहे हैं जम्मू कश्मीर में भी खरीद सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि धारा 370 हट चुकी है। अब हुआ क्या, गफलत की स्थिति में, अनजानेपन में, उनको ज्ञान नहीं था। वो हमारी वीडियो भी अभी कुछ टाइम से ही देखने लगे थे, कह रहे थे 2-3 दिन नहीं हुए थे जी, उसके बाद वो जेल में ही चला गया बंदा। क्या कारण था भाई, कोर्ट में 15 दिन का नोटिस आ गया, उसने उसको इग्नोर कर दिया, अब कोर्ट में केस कर दिया, अब कोर्ट का नोटिस आया, अब जब कोर्ट का नोटिस आया तो इग्नोर नहीं करना भाई। अगर आपको नहीं पता कोर्ट का नोटिस है, क्योंकि 90% तो चवन्नी छाप फेक नोटिस भेजते हैं, फेक नोटिस डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा फेक है क्या नहीं है। उसके बाद भी अगर आपको जेन्युइन लग रहा है तो ई कोर्ट लोड कर ले, सारे देश की कोर्ट ऑनलाइन हो चुकी हैं, ई कोर्ट नाम से एक ऐप है, उसको लोड कर ले, उसमें ऑप्शन सारे खुल जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कलकत्ता में हो रहा है कि महाराष्ट्र हो रहा है कि जम्मू कश्मीर हो रहा है, क्या हो भी रहा है कि नहीं, केस दर्ज हो रहा है कि नहीं। अब उनके ऊपर केस दर्ज हो चुका था, अब क्योंकि 138 का जो केस है वो क्रिमिनल भी है और सिविल भी है, दीवानी भी है, फौजदारी भी है। जैसे ब्रिटानिया 50-50 के बिस्कुट आते थे, नमकीन भी मीठा भी, भाई क्यों है, क्योंकि उसमें जज साहब या तो 100% तक जुर्माना कर सकते हैं, 100 गुना नहीं, मतलब 2 लाख का चेक है तो 4 लाख रुपए तक बोल सकते हैं भाई इस बैंक या एनबीएफसी कंपनी को दे, या आपने किसी और भी काम के लिए किसी आदमी को चेक दे रखा है किसी बिजनेस व्यापार के लिए या किसी भी कारण, तो वो ये या 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है मैक्सिमम। ये नहीं है कि 2 साल की सजा हो ही जाएगी, और यह भी नहीं है कि 100% जुर्माना डबल ही लगाएंगे जज साहब, वो उनकी मर्जी है, उनको विवेक पे निर्णय लेंगे वो अपने, या दोनों भी सजा दे सकते हैं। वो ये भी कह सकते हैं भाई 2 लाख का चेक था 4 लाख रुपए दे, 1 करोड़ का चेक था 2 करोड़ रुपए दो इनको, या 2 करोड़ भी दो और 2 साल की सजा भी है, या 6 महीने की सजा है, 1 साल की है, 1.5 साल की है, 2 साल की है, वो जज साहब की मर्जी है। अब उनने गलती कहां करी भाई, जब कोर्ट का नोटिस आ गया, एक नोटिस आया, वो आदमी गए नहीं, चलो कोई बात नहीं भाई, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होगी, नहीं गया भाई, अब तारीख लगी, अब दूसरा नोटिस आया, तारीख पे गया नहीं, तो उसके बेलेबल वारंट इशू कर दिए कोर्ट ने, भाई जमानती, आप आओ अपनी जमानत करवाओ और जाओ अपना केस लड़ो। उस आदमी ने फिर भी नहीं गया, जब वो 3 बार भी नहीं गया, तीसरी तारीख पे भी नहीं गया, तो नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गए उसके, गैर जमानती। अब जब गैर जमानती हो गए तो स्वाभाविक बात है कि फिर पुलिस का काम आएगा, फिर पुलिस का काम है, कोर्ट नोटिस इशू करेगी, आदेश देगी पुलिस को कि भाई इस आदमी को अरेस्ट करके लेके आओ। उसका नियम क्या है, उसका नियम यह है कि कलकत्ता से पुलिस आएगी, दिल्ली आएगी, जहां भी वो रह रहा है, जैसे ये आदमी दिल्ली रहता था, नियम यह है
उसके नियर बाय जो भी पुलिस स्टेशन थाना चौकी होगा वहां पे आप अपनी आके रिपोर्ट दर्ज करेगी, लिखवाएगी। उसको बोलते हैं इनकी भाषा में, कानून की में, आमद दर्ज रोजनामचा होता है, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर बात करें तो उसको एक रजिस्टर कह सकते हैं। उसके अंदर एंट्री करेगी, भाई हम फलानी जगह से आए हैं, फलाने थाने से आए हैं, कलकत्ता से आए हैं, या जहां से भी आए हैं, वो अपना सारा अपना पद बताएंगे, किस पोस्ट पे हैं वो वहां, और किस आदमी को वो अरेस्ट करने के लिए आए हैं। फिर वहां से 97 पुलिस उसके साथ जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो कलकत्ता की पुलिस आके सीधा ही उसके घर आ जाएगी। वो दिल्ली में रह रहा है, बॉम्बे में रह रहा है, जहां मर्जी रह रहा है, वहां की पुलिस आके इंटीमेट करेगी उस थाने पुलिस स्टेशन चौकी को। वहां से 1 या 2 स्थानीय पुलिसकर्मी उसके साथ जाएगा और फिर उस आदमी को अरेस्ट किया जाएगा। दोबारा डायरेक्ट कलकत्ता नहीं उसको ले जा सकते, दोबारा उसी पुलिस स्टेशन थाने चौकी में उसको लेके जाना पड़ेगा। उसमें फिर एंट्री होएगी, भाई इस आदमी को, फलाने नाम के आदमी को, इसके बाप का नाम है, इसको हम ले आए हैं, अब इसको ये पुलिस वाले इसको कलकत्ता लेके जा रहे हैं। उसको बोलते हैं रवानगी, और इंग्लिश में जो रजिस्टर है उसको बोलते हैं डीडीआर। अब वो जब उसमें वो एंट्री होगी उसके बाद वो उसको लेके कलकत्ता जा सकते हैं। अब जब वो कलकत्ता उसको लेके जाएंगे, अगर वो शाम को पहुंचे तो कोर्ट बंद होगी भाई, उसको थाने में रखा जाएगा, जिसको बोलते हैं हवालात। उसको थाने में रख लिया, उसके थाने में रख लिया, उसके बाद क्या नियम है, नेक्स्ट डे उसको जज साहब के सामने पेश किया जाएगा उस कोर्ट में जहां से उसके नॉन बेलेबल वारंट इशू हुए थे। वहां पे उस आदमी को पेश किया जाएगा। अब क्योंकि उसके नॉन बेलेबल वारंट थे और उसने कोर्ट की अवमानना भी की थी, तो जज साहब चाहे तो उसको जेल भेज सकते हैं, और चाहे तो अगर देखे भाई जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसको नहीं पता था, या कोई ऐसी फिजिकल प्रॉब्लम थी, या कोई उसकी फैमिली में ऐसी कोई गंभीर बीमारी या कोई भगवान ना करे ऐसी कोई समस्या थी, और जज साहब को वो समझ में आ जाए, तो हो सकता है उसको जमानत भी मिल जाए, बेल मिल जाए। अदरवाइज 14 दिन की जेल उसकी थी, यानी 14 दिन की न्यायिक हिरासत। 14 दिन के लिए उसको जेल में भेज दिया गया और 14 दिन के बाद उसकी जमानत हुई। अब वो आदमी दिल्ली आया, और दिल्ली आके फिर वो हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ा जमानत पे, बेल पे। अगर वो हमारे साथ पहले ही जुड़ जाता तो हम पहले ही उसको बता देते यार, या हमारी वीडियो पहले ही देखता होता तो उसको पहले ही पता होता। भाई 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, चाहे 25 हो गए, क्राइम की श्रेणी में नहीं है। सारे देश के किसी थाने पुलिस स्टेशन चौकी में आपके खिलाफ FIR लॉन्च नहीं हो सकती, ना ही आपका पर्चा दर्ज हो सकता, ना कोई पुलिस वाला आपके घर आ सकता, ना कोई पुलिस वाला आपके पास फोन कर सकता। लेकिन अगर कोर्ट की अवमानना करेंगे तो एक क्राइम की श्रेणी में है, फिर आपके खिलाफ FIR भी दर्ज हो सकती है कोर्ट के आदेश पे, और नहीं तो पुलिस आपके घर 100% आएगी और पुलिस आपको पकड़ेगी भी। स्थानीय पुलिस वाले आपके पास आएंगे, पर मेरे देखने में आया कई बार डायरेक्ट भी पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं, कोई बेअकले होते हैं तो, नहीं तो नियम ये है। तो डरे घबराए नहीं, इसमें यह नहीं है अगर आपके ऊपर किसी बैंक या NBFC कंपनी ने 138 का केस दायर भी कर दिया तो यह नहीं है कि आपको जेल में ही जाना पड़ेगा, तुरंत प्रभाव से आपको जमानत मिल जाएगी। हाई कोर्ट में भी जाने की जरूरत नहीं, बस कोर्ट की अवमानना ना करें। कोर्ट की अवमानना करेंगे तो जेल में जाना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आपको बताइए तारीख पे तारीख। हमारे देश में लगभग 40-45 साल लगते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट तक केस चलते चलते, तब तक आम आदमी का हरिद्वार जाने का ही टाइम आ जाता है। और जिन्होंने आपको पैसे दिए हैं वे कौन से 99 साल रहेंगे, वो भी उनका ही बोलो राम हो जाएगा। हाँ भाई, तो डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स जाने, अपने अधिकार जाने। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनली मीटिंग करना चाहते हैं, आपका 2 करोड़ का लोन है, 5 का, 15 का, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, आपके पास किसी भी तरह का नोटिस आया, 13(2) का है, 13(4) का है, सिंबॉलिक पोजीशन का है, फिजिकल पोजीशन का है, या किसी भी तरह का आपके पास नोटिस आया, आप लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास वो सभी लेके आप मेरे साथ पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली सलाह ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। इसका क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं। हमारा
हर विषय पे, हर टॉपिक पे वीडियो बनाने का, लोन से रिलेटेड। अब ये हमने बनाई है। हमारा ध्येय जो है, त्राप्ते जो है, ये नहीं है कि आपको डरा दिया जाए, आपको आपके हक बताने का, आपके राइट्स बताने का। लेकिन बैंक और एनबीएफसी कंपनी के पास भी कुछ हथियार हैं, कुछ राइट्स हैं। अगर आप कानून की अवमानना करेंगे तो आपके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी, अदरवाइज कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।